हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ की और क्लास टेंथ में अपन शुरू करेंगे आज हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राकेश चौधरी और अपन पढ़ेंगे टेंथ की हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अपने तीन तो बड़े बड़े चैप्टर है और एक छोटा चैप्टर है चरवाहा वाला, और तीन मेन चैप्टर है। तो पहले इन पे फोकस करते हैं। ये तीनों पूरा करने के बाद में फिर चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, पर वन बाय वन ही करेंगे। पर आज तो इंट्रोडक्शन है, तो वो चौथा चैप्टर के बारे में कल बात करेंगे। ये है पहला चैप्टर अपना आएगा राष्ट्रवाद का उदय किसमें, यूरोप में। दूसरा किसमें आएगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और फिर आएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का क्या मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब आई, कैसे आई, और राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो हम राष्ट्रवाद की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में कैसे जागृत हुई सबसे पहले, फिर यूरोप में राष्ट्रवाद की वजह से क्या क्या हुआ, किन लोगों ने राष्ट्रवाद को मतलब एक तरीके से पूरा यूरोप में फैलाया। और यूरोप में सबसे पहले राष्ट्रवाद फ्रांस में आया था, तो उसके बारे में हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। अपना फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, बास्तिल का किला जो गिराया था, वो आप सभी को याद ही होगा। और इसका जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, तो टेंशन ना ही लें। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और उसमें अपन एकीकरण पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का। उसके बाद में जो बाल्कन साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की एक अजीब रास्ता करके एक हेडिंग है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो ब्रिटेन का राष्ट्रवाद है वो फ्रांस और जर्मनी से अलग, इटली से अलग कैसे है। मतलब उसके अंदर जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद इन बाकी देशों से अलग कैसे है, क्योंकि इन सब देशों में क्रांति हुई थी, इनमें प्रोटेस्ट हुए थे, इनमें लोगों ने जान माल की हानि हुई। इन्होंने ज़बरदस्ती अपने जार जो भी था ना साथ था उसको हटाया था। और जो इंग्लैंड यानी जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, तो ब्रिटेन में ये था कि उन्होंने अपने आप समय के साथ कैसे परिवर्तित होकर एक राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र को डेवलप किया, वो अपन पढ़ेंगे। पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एक आएगा शब्द अपने ग्रेट ब्रिटेन, और एक आएगा ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम यूके, और एक आएगा ब्रिटेन, एक है इंग्लैंड। तो ये चारों अलग कैसे हैं अपने आप में। देखो, इंग्लैंड तो अपने आप में एक इंडिविजुअल कंट्री है, यानी स्वतंत्र संप्रभु। मान लो एक जो अपनी इंग्लैंड तो देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है लंदन। और ये जो आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर तीन कंट्रीज आती है। जो नंबर वन पे आती है वो इंग्लैंड, और एक आती है वेल्स। तो ब्रिटेन के अंदर वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तीन देश आते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर चार देश आते हैं, जो कि एक उसके पास ही देश है आयरलैंड। जो आयरलैंड कंट्री है उसका जो नदर्न पार्ट है, जो आयरलैंड में दो ईसाई धर्म है, इसमें एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो शाखा है। उसमें जो मेजोरिटी में जो प्रोटेस्टेंट है वो जो मतलब जो नदर्न आयरलैंड में रहते हैं वो इनको सपोर्ट मतलब इस यूके के अंडर में आते हैं। तो इनडायरेक्टली बात यह है कि यूके के अंदर चार कंट्रीज है। ठीक है, बाकी वाली बात अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन यूरोप में जो मतलब ब्रिटेन की अजीब दास्तां पढ़ेंगे तब। अब चलो आगे अपना जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आप समझ गए, और भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भारत में सबसे पहले तो जो स्टेप आया था वो
तो भारत में सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सबसे पहली क्रांति मानी जाती है। और अपन बाद में ये भी देखेंगे कि क्रांति, आंदोलन, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था उसके अंदर अपन 3 मेजर जो आंदोलन हुए थे और गांधी जी का क्या रोल था, गांधी जी कब आए थे, और ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। और जो तीसरा चैप्टर अपना भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो इस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे कि इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व को एक ही बाजार मान लिया गया था। मतलब जैसे व्यापार के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो जैसे अपने अंदर ये अपन यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हो, तो ये यूट्यूब यूएस की कंपनी है और वो अपने इंडिया के अंदर डोमिनेंस कर रही है। तो इसी तरीके से मतलब विश्व को एक बाजार मान लिया गया था। ये कैसे हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। और इस जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। एक चीज़ आप पढ़ चुके हो आप लोग, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़ के आए हुए हो, क्योंकि 9th क्लास आपने पास तो की है। बगैर पढ़े आप पास कैसे हुए, ये भी चिंता का विषय है। नहीं पढ़ी हुई है तो थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी, स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो रिप्रेजेंट किया, मतलब बताया, मतलब अपन को दिखती है कि पहली अभिव्यक्ति जो कुछ लोगों ने किया है, किया गया फ्रांस की क्रांति में राजशाही को ख़त्म करके प्रभुत्व सत्ता और नागरिकों को सौंपी गई, जिसमें राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी, ठीक है। इसके अंदर अभिव्यक्ति ये हुई थी कि उन्होंने 1789 के अंदर लुई सोल्वे के शासन को ख़त्म कर दिया था फ्रांस के लोगों ने, उसको वहाँ से हटाकर। उसके बाद में हम देखेंगे कलात्मक चित्रण भी था। अपन इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले फ्रेडरिक सोरियो की स्वतंत्रता प्रतिमा, यानी कि उसकी 4 क्षेत्रों की उसने एक चित्रों की श्रृंखला निकाली थी, जिसके अंदर उसने राष्ट्रवाद के बारे में बहुत कुछ लिखा था। मतलब वो एक चित्र बहुत कुछ बयां कर रहा है राष्ट्रवाद के बारे में, जिसके अंदर मसाल और अधिकार पत्रों की घोषणा के साथ, मतलब वो चित्र के अंदर मेंशन किया हुआ है, और निरंकुश शासन के अवशेषों को चित्रित करते हुए राष्ट्र राज्य के सपने को दिखाया है, ठीक है। ये अभी नोट नहीं करना है, जो नोट करना है वो मैं आपको थ्योरी लिखाऊंगा पूरी पूरी बोल बोल के, तो वो थ्योरी अपन आगे शुरू करेंगे। अभी तक कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, जो मेन हेडिंग है। तो 1800 जो मतलब राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी, फ्रांस के अंदर हुई थी। ये आपको MCQ बेस में क्वेश्चन आ सकता है, वो भी 1790 के अंदर लुई सोल्वे के शासन को हटाकर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि एक रूढ़िवाद की प्रक्रिया हुई थी 1815 के अंदर। 1815 में नेपोलियन हार गया था उस टाइम। जो 1805 में नेपोलियन का शासन आ गया था। नेपोलियन ने पूरा यूरोप लगभग कब्जा लिया था। पूरा यूरोप तो नहीं मानो, पर काफ़ी हद तक यूरोप का बहुत बड़ा क्षेत्र उसके नीचे आ गया था। फिर वो राइन नदी को पार करता हुआ वहाँ पे युद्ध हार गया था। जो अपने एक चित्र भी आएगा राइन का ढाकिया बोला गया है उस चित्र के अंदर। तो नेपोलियन का युद्ध हारने के बाद में यूरोप के अंदर एक नई रूढ़िवादिता आई। नेपोलियन के हार के बाद यूरोप की सरकारें पारंपरिक संस्थानों और परिवार के बनाए रखना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाएं जारी रही। मतलब नेपोलियन एक तरीके का तानाशाह मान सकते हो, पर उसने राष्ट्रवाद के लिए बहुत कुछ किया था। मतलब उसने राष्ट्रवाद को चरम स्थिति तक पहुंचा दिया था, क्योंकि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के लिए जो किया ना वो सबसे अलग था। क्योंकि उसने लोगों को सिखा दिया कि अपन को फ्रीडम कैसे करनी है, अपन को जो कुलीन वर्ग है उससे आज़ाद होना है। और उन्होंने मतलब नेपोलियन ने लोगों की मानसिकता, जो मानसिक रूप से होते हैं ना, मानसिक रूप से जो मानसिक रूप से जो अधीन होते हैं, मतलब जो दिमागी रूपी से परतंत्र होते हैं, उन जो उनकी विचारधारा थी कि कुलीन लोग ही श्रेष्ठ होते हैं, वो ही अपने ऊपर राज करने के लिए आए हैं। तो जो ये विचारधारा थी, जो ये भावना थी, वो सब उन्होंने 1815 में 15 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों के दिमाग में कुछ हद तक
कम कर दी थी। फिर जर्मनी और इटली का एकीकरण देखेंगे। जर्मनी जो प्रशिया और ओटोवान बिस्मार्क की ने सेना और नौकरशाही की मदद से एकीकरण किया था, और 1871 में विलियम प्रथम जर्मन के सम्राट बने थे। ये सब अपन देखेंगे जर्मनी एकीकरण में। और फिर इटली का एकीकरण भी देखेंगे। इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, दो सिसिली राज्य थे और वो रोम वोम सब इसी के अंदर पड़ेंगे। फिर अपन देखेंगे बाल्कन में राष्ट्रवाद का उदय। जो ये ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और बाल्कन क्षेत्र में विस्फोट की स्थिति पैदा हुई, और विभिन्न जातीय समूह स्वतंत्रता चाहते थे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की नींव पड़ी। ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और उसके बाद अपन देखेंगे राष्ट्रवाद को महिलाओं के रूप में व्यक्त किया। जैसे फ्रांस की एक लेडी थी जिसके अंदर जिसका चित्र बनाया हुआ था उन्होंने, कि ये लेडी अपने राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जो अपने फ्रांस का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सब अपन कल शुरू करेंगे। कल से पूरा चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे फ्रेडरिक सौर्यू की जो 4 चित्रों की श्रृंखला आई थी, 4 इमेजेस थी उन्होंने डाली थी। उनमें पहला एक चित्र है, उस चित्र को अच्छे से समझेंगे और उस चित्र के बारे में जो जो है वो सारा लिखेंगे, जो अपने एग्ज़ाम में आने लायक है। तो ये क्लास मेनली तो टारगेटेड है RBSC को, राजस्थान बोर्ड को, और अदर बोर्ड के जो बच्चे ये जो टॉपिक आ रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।